Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about constructors in C++. So what is constructor? Constructor is used to initialize object of a class. उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर. लाइक आपको पता होगा कि जब भी हम लोग नए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं. तो कंपाइलर क्या करता है, उसे एम्प्टी नहीं रखता है, कुछ तो भी इनिशियलाइज करता है. सिमिलरली जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है. A construct is a special member function of a class which automatically invoke whenever object is created. मतलब जब भी हम लोग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन में तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है. तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो इफ वी डोंट हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर क्रिएट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली विथ नो पैरामीटर एंड नो बॉडी. मींस अगर मान लीजिए कि हमने हमारे क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, सो क्या होता है कि कंपाइलर क्या करता है, खुद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली कॉल भी करेगा उसको जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्टर रहेगा उसको पैरामीटर रहेगा, कोई बॉडी नहीं, कोई कोड नहीं रहेगा उसके अंदर में. ठीक है, देन हमारे पास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस. So purpose is it is used to initialize member variable of invoking object. So interview point of view ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि अगर आपको इंटरव्यू में अगर पूछा गया कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के लिए एक लाइन के डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल ऑफ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करना, ये सारा का सारा काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर. सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर इन प्रोग्रामिंग. सो व्हेनेवर वी वांट टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, दैट टाइम फर्स्ट ऑल ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल. ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि उसके बेसिक जो ड्राइवर है, बेसिक जो नीड है इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, सॉफ्टवेयर के इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद में उसका सेटअप स्टार्ट होता है. तो सिमिलरली बिहेवियर रहता है कंस्ट्रक्टर का कि अगर मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहता हूँ कि पहले मैं कुछ प्रोसेस करना चाहता हूँ, लाइक मैं कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, बाद में मेरा एप्लीकेशन जो है उसके बाद में उसका स्टार्ट हो, ग्राफिक्स वगैरह जो है उसके लोड हो जाए पहले. तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टर, कि अगर हमारे पास में कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास में कौन से ऐसे रूल्स आपको फॉलो करने हैं. तो सबसे पहला रूल है कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा क्लास नेम है और कंस्ट्रक्टर नेम है आपको सेम रखना पड़ता है. मींस फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में क्लास नेम है एबीसी, तो आपको एबीसी नाम का कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा, बस उसको क्या देना है, आपको एक पैरेंथेसिस देना है. देन इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद इन अ पब्लिक सेक्शन. आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा वो पब्लिक सेक्शन में लिखा हो जाना चाहिए. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अलाउड. अब ओवरलोडिंग मींस व्हाट, कि असाइनिंग एडिशनल टास्क. तो जिस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, मींस फंक्शन लोडिंग में क्या होता है, फंक्शन नेम सेम होता है, डिफरेंट पैरामीटर. सेम टाइप से हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर नेम सेम और डिफरेंट पैरामीटर हम लोग दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. इट डज नॉट कंटेन एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड. आप इसको वॉइड भी नहीं दे सकते, आप इसका रिटर्न टाइप कुछ भी पास नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर में. देन आप उसके अंदर में रिटर्न स्टेट में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो क्या करता है, वो आप रिटर्न वैल्यू नहीं कर सकते, वहां से हम लोग सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं. इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. तो ये कब कॉल होता है गाइस, ये कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. सो C++ supports three types of constructor in programming. So first is default constructor. Default constructor means a constructor having no argument. Such type of constructor is called as डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. मतलब एक कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग एक भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हमने कुछ पैरामीटर पास किया है, चाहे एक पैरामीटर पास किया हो, दो पैरामीटर पास किया हो, तो कुछ तो भी अगर मैंने पैरामीटर पास किया उसके अंदर में पैरेंथेसिस में पास किया है, जिसके लिए मैं वैल्यू पास करूंगा मेन के अंदर से, तो ऐसे फंक्शन, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. So what is mean by copy constructor? So copy constructor means a constructor which replicates or duplicates an existing object. Then such a type of constructor is called as copy constructor. Copy constructor में क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेशन क्रिएट करता है, रेप्लिकेशन क्रिएट करता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास में ऑलरेडी अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट है तो उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो वेरिएबल्स है वो क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, जो डेटा मैं असाइन करूंगा वो डेटा असाइन हो जाएगा. मैं किसी और ऑब्जेक्ट को उसको पास करता हूं, मतलब वो डेटा उसमें कॉपी करता हूं, तो क्या हो जाएगा कि जो भी उसमें इनिशियलाइज किया हुआ डेटा है वो सारा का सारा इनिशियलाइज किया हुआ डेटा क्या आ जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में आ जाएगा. द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप. तो आपके कंस्ट्रक्टर में
क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं आपके सेम टाइप के होने चाहिए तो ही हम उसमें असाइन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड योर कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल बाय यूजिंग द एग्जांपल्स. So let's first discuss about the default constructor. So what is default constructor? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हमारे पास में एक क्लास है एरिया नाम का. यहां पे देखिए एक एरिया नाम का मेरे पास में क्लास है. और उस एरिया नाम के क्लास में हमने क्या लिखा, दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हमने, लेंथ और ब्रेथ नाम के दो वेरिएबल्स है मेरे पास में. एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है हम लोगों ने. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट किया है, क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो आपको सेम देना है. देन हमने एरिया और ब्रेथ में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया 5 और 6. देन हमारे पास में गेट लेंथ नाम का एक फंक्शन है जिससे हम लोग लेंथ और ब्रेथ एक्सेप्ट करने वाले, यूजर से भी एक्सेप्ट करने वाले. बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मैंने पास करके रखा हुआ है उसे. फिर एक एरिया कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन है जो उसको कैलकुलेट करेगा लेंथ इनटू ब्रेथ. और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू डिस्प्ले करने वाले. देन हमारे पास में एक एरिया नाम का एक फंक्शन है. एक एरिया जो मेन नाम का जो फंक्शन है, तो एरिया के मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए A1 और A2. तो जैसे इसका ऑब्जेक्ट A1 क्रिएट हुआ तो क्या होगा, A1 क्रिएट हुआ तो मतलब क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. तो जैसे आपने A1 और A2 कॉल किया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. और क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, लेंथ में 5 और ब्रेथ में 6 इनिशियलाइज हो जाएगा. फिर हमारे पास में टेम्प नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल है जो टेम्पररी रिजल्ट स्टोर करने का काम करेगा. तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए मैं क्या करता हूं कि मैंने क्या किया, A1 डॉट एरिया कैलकुलेशन को मैंने कॉल किया. तो एरिया कैलकुलेशन में क्या है कि एरिया फंक्शन में हमारे पास में लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ कितना ऑलरेडी सेट किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने, 5 और 6 A1 के लिए. तो 5 और 6 का कैलकुलेशन करके क्या करेगा, आउटपुट रिटर्न करेगा. देन हमने क्या किया, A1 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया और टेम्प को पास करता है. डिस्प्ले में टेम्प को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्ले कर रहे हैं. तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि हम लोग नॉर्मल कोडिंग करते हैं. देन हमारे पास में एक A2 नाम का ऑब्जेक्ट है. A2 नाम के ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि गेट लेंथ हम लोग कॉल कर रहे हैं. मतलब हमने क्या किया, अभी यूजर से वैल्यू लेने वाले लेंथ और ब्रेथ. पहले A1 के साथ में क्या किया था हमने, A1 के साथ में हमने डिफॉल्ट वैल्यूज पास की थी. A2 के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं. तो जो यूजर से हम लोग जो वैल्यू ले रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, दो वैल्यू एक्सेप्ट किया. और दो वैल्यू एक्सेप्ट करके लेंथ और ब्रेथ में कुछ वैल्यूज आएगी जो भी यूजर से आएगी. और उसके बाद में हमने क्या किया कि A2 डॉट लेंथ, A2 डॉट एरिया कैल्क को हमने कॉल किया जो कि टेम्प में असाइन किया. तो ये क्या करेगा, इसका कैलकुलेशन करेगा. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम A2 डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे. A2 डॉट डिस्प्ले मैंने टेम्प को पास किया, क्या करेगा, हमको वैल्यू डिस्प्ले करेगा. तो इस तरीके से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ कि जो डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने पास किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो जाएगी, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, उसके वेरिएबल्स में असाइन हो जाएगी. सो लेट मी रन दिस कोड. तो सबसे पहले आपको पता है कि डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने क्या पास किया था, 5 और 6. तो 5 और 6 जो है लेंथ और ब्रेथ में चले गया और एरिया कैलकुलेशन हो गया. उसके बाद में लेंथ और ब्रेथ को मैंने कैलकुलेट किया. तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करता हूँ 4 और 5. तो इसके हिसाब से क्या करेगा, ये इसका कैलकुलेशन करेगा. नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. सो व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में देखिए क्या हो रहा है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने एक क्लास बनाया क्यूब नाम का. एक क्लास बनाया हमने क्यूब नाम का. और क्यूब नाम के क्लास में हमारे पास में एक वेरिएबल है साइड नाम का. इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम है. इसमें बस एक पैरामीटर दिया है एक्स नाम का और एक्स को मैंने पास किया साइड में. मतलब ये जो एक्स है टेम्पररी वेरिएबल है जो मेन से वैल्यू पास होने वाली ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसको हम किस में असाइन कर रहे हैं, साइड में असाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम जब मैंने C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो C1 वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया तो उसमें क्या पास किया, मैंने 10 पास किया. तो यहाँ पे 10 आया, तो 10 कॉपी किया साइड में. फिर C2 नाम के ऑब्जेक्ट में मैंने 20 पास किया तो 20 आया. फिर C3 नाम के ऑब्जेक्ट में क्या आया, 30 आया. तो जब मैं C1 C2 C3 के तो जब मैं कॉल करूंगा तो 10 20 30 जो है आपके क्या हो जाएंगे, आउटपुट आ जाएंगे. सो लेट मी रन दिस कोड सो देन यू पीपल हैव अगेन क्लियरिटी. ठीक है. एक चीज यहाँ पे याद रखनी कि C1 C2 C3 ऑब्जेक्ट के लिए आपकी अलग अलग टाइप की मेमोरी क्रिएट होती है. ठीक है. सेम मेमोरी में वो डेटा मैनेज नहीं करते, उसकी जो है अलग अलग टाइप की उसको मेमोरी अलग असाइन होगी. तो यहाँ पे देखिए 10 20 30 हमारा आउटपुट आ गया. नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दैट इज योर कॉपी कंस्ट्रक्टर गाइज. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में एक कोड है, एक कोड नाम का क्लास है मेरे पास. कोड में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है,
एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको समझ ही आ गया होगा। एक्स की वैल्यू हमने क्या कर रहे हैं, इंट आईडी जो हमने लिया हुआ है उसमें हम लोग एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम लोग असाइन कर रहे हैं। देन हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोड जो है हमारे पास में, उसमें एक और हमने क्या किया, कोड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्स, और उस एक्स में जो आईडी आएगा उसको हम लोग जो है हमारी आईडी है उसके आईडी में हम लोग पास कर रहे हैं। देन हमारे पास में शो नाम का फंक्शन है, जो शो नाम का फंक्शन क्या करेगा, उस आईडी को जो है रिटर्न करने का काम करेगा। देन हमने क्या किया कि हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए कोड के लिए, C1, C2, C3, C4, 5, इस तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि कोड C1 के लिए जो है हमने डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया हुआ है, तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिखा गाइस, हमने डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में क्या किया कि इंट आईडी हमने लिखा हुआ है, और इंट आईडी में मैंने क्या किया कि 10 को असाइन कर दिया। तो 10 वैल्यू किस में चली जाएगी, C1 के ऑब्जेक्ट में। सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम सो यू पीपल हैव अगेन क्लियरिटी। तो हमारे पास में जैसे कोड C1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो कोड C1 के लिए क्या हो जाएगा, कोड C1 के लिए मेरे पास में एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, और उस मेमोरी में क्या करेगा, उसका एक शो फंक्शन भी रहेगा, उसके पास में एक आईडी रहेगी, और उस आईडी में क्या असाइन हो जाएगा, 10 असाइन हो जाएगा एज पर कोड। ठीक है, देन हमने यहाँ पे क्या किया, C2 का नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब कोड C2 में 3 पास किया है। ओके, सो ये 3 किस में पास होगा, ये कोड पहले तो कोड C2 के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कोड C2 के लिए हम लोग जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास में एक C2 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो ये है एक C2 नाम का ऑब्जेक्ट, और C2 नाम के ऑब्जेक्ट में हमारे पास में सेम टाइप का डेटा रहेगा, और C2 नाम के ऑब्जेक्ट में मैं क्या असाइन कर रहा हूं, यहां पर C2 नाम के ऑब्जेक्ट में मैं 3 असाइन कर रहा हूं। तो ये जो 10 है, ये 10 जो है, ये 10 की जगह क्या चले जाएगा, 10 की जगह चले जाएगा अपना 3। ये 10 की जगह क्या चले जाएगा, अपना 3, क्योंकि मैंने C2 नाम के ऑब्जेक्ट में क्या पैरामीटर में पास किया है, पैरामीटर में मैंने पास किया है C2 नाम के ऑब्जेक्ट में 3 पास किया हुआ है। इस आईडी में क्या चले जाएगा, अपना 3। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट, C3 एक जो ऑब्जेक्ट है, C3 ऑब्जेक्ट में हमने C2 को पास किया, मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं यहां पे। तो C3 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहां पे C3 नाम का क्या होगा, एक आपका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये जो C3 नाम का जो नया ऑब्जेक्ट है, इस नए ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक C3 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होना मतलब क्या, नई इंस्टेंस मेमोरी क्रिएट होना, और ये मेमोरी सारी की सारी किसमें क्रिएट होती है, ये मेमोरी आपकी क्रिएट होती है हीप मेमोरी में। तो C3 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब इस C3 ऑब्जेक्ट में मैंने किसको पास किया, ध्यान दीजिए कि C3 ऑब्जेक्ट में मैंने किसको पास किया, C2 को। तो जब मैंने C2 को पास किया, तो C2 में जो भी डेटा असाइन है वो किसमें चले गया, अभी C3 में चले गया। मतलब C2 में क्या था, आईडी का वैल्यू था 3, तो इस आईडी में भी क्या चले जाएगा, आपका 3। देन हमने क्या किया, एक अनदर कॉपी कंस्ट्रक्टर का टाइप है कि C4 इक्वल्स टू C3, मतलब C3 को आप C4 में डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। सो एक अगेन क्या होगा, हमारे पास में C4 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और C4 नाम के ऑब्जेक्ट में हमने अभी क्या किया है कि C4 नाम के ऑब्जेक्ट में C3 का रेफरेंस पास किया है। तो C4 भी क्या करेगा, उस C3 को पॉइंट करने का काम करेगा, मतलब सेम टाइप का रेप्लिका क्रिएट होगा C4 के लिए भी। देन हमारे पास में C5 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जो कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, यहाँ पे अपने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या वैल्यू पास किया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू पास किया था 10। तो C5 के लिए क्या हो जाएगा, C5 के लिए जो है एक मेमोरी क्रिएट होगी, जिसका वैल्यू क्या होगा, आईडी का वैल्यू, जिसका आईडी का वैल्यू होगा यहाँ पे 10, क्योंकि उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या पास किया हुआ है, उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने पास किया हुआ है 10 इस कोड में। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं कि C1 डॉट शो। जब मैं C1 डॉट शो को जब कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, 10 आउटपुट आएगा। जब C2 डॉट शो को कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, 3 आएगा। फिर इसमें की भी आएगा 3, और जब C5 डॉट शो को कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, मेरे पास में 10 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर में, तो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में जब मैं C2 को जब पास कर रहा हूं, तो ये C2 किस में पास हुआ, C2 पास हुआ इस रेफरेंस X में। रेफरेंस X क्या करेगा, इस C2 के आईडी जो है उसको एक्सेस करेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ये जो आईडी है मेरा, ये जो
का जो आईडी है ये वाला, ये मेरा करंट क्लास का आईडी है, ठीक है। ये जो आईडी मेरा क्या है, करंट क्लास का वेरिएबल है। और ये जो आईडी है, ये आईडी किसका है, ये C2 का आईडी है। C2 के आईडी को एक्सेस मैं कैसे कर रहा हूँ, X के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो उसके आईडी को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो C2 का जो आईडी है उसके एक्सेस, उसको मैंने पास कर दिया था X में, तो X के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो X के थ्रू मैंने इस आईडी को पास किया और इस आईडी में मैंने क्या कर दिया, उसे असाइन कर दिया। तो इसके तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा ये जो सारा का सारा डेटा है एक्सेस हो जाएगा। सो लेट मी रन दिस कोड। सो देखिए आउटपुट में क्या आया, 10, 3, 3 और 10। तो इस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्ट आप दो वे से अचीव कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। एक तो आपको क्या करना है कि आपको C2 ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट पास किया है यहाँ पे, दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस का यूज किया है, यहाँ पे हमने रेफरेंस पास किया हुआ है।